हमने सीखा ये था कि रीडिंग के अंदर होता क्या प्रॉब्लम नॉर्मली कि लोग क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। जैसे क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने वर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज को देखना है कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन से, उससे आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। और क्वेश्चन को समझने के बाद दूसरी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या होती है कि वो जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शन के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। हमने एक क्वेश्चन पिछले दिनों में किया था जिसके अंदर लास्ट में 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए थे, जिसमें एक ऑप्शन था कि लिखा हुआ था कि फेल्ड और एक में लिखा हुआ था सस्पेंडेड। अब फेल्ड और सस्पेंडेड मिलते जुलते वर्ड है। अब पैराग्राफ के अंदर हमने जो था ना सियाको सबाक, उसको पढ़ते हुए हमने समझना था कि पैराग्राफ के पहले और जो आंसर जहाँ से हमने सेलेक्ट किया उससे पहले और उसके बाद में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि जिससे हम इससे मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये सस्पेंडेड हुआ है कि फेल्ड हुआ है। तो आप लोगों को आपकी ये टेक्निक डेवलप होनी चाहिए कि अगर 2 मिलते जुलते वर्ड्स आ गए जिनके मीनिंग मिलते जुलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है पैराग्राफ में वो किस चीज़ को सेंस दे रहा है, हमने वो सिलेक्ट करना था। ठीक है। फिर थर्ड चीज़ क्या होती है कि आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो उसकी टेक्निक यही है कि आपने स्पीड रीडिंग बढ़ानी है अपनी। जितनी आप स्पीड रीडिंग बढ़ाएंगे टेक्स्ट को पढ़ते वक्त, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया करेंगे तो आपका टाइम बचा करेगा। ऑप्शन को पढ़ते वक्त भी आपका टाइम बचेगा और क्वेश्चन को पढ़ते वक्त भी आपका टाइम बचा करेगा। और फेल टू अंडरस्टैंड और पैराग्राफ स्ट्रक्चर मैंने काफ़ी डिटेल से बहुत दफ़ा बताया है कि आपने टॉपिक सेंटेंस को देखना है। टॉपिक सेंटेंस के बाद आगे फर्दर सेंटेंसेस होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और कंक्लूसिव किया होता है। हमने उससे पैराग्राफ की फ्लो को समझना था कि पैराग्राफ की स्टोरी क्या है। जब आप पैराग्राफ को स्टोरी की तरह पढ़ते हो तो फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। और डिस्ट्रैक्टर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता था वो डिस्ट्रैक्टर्स है क्या, वो डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं कि वो स्टेटमेंट जो पैराग्राफ के अंदर भी लिखी हुई है, ऑप्शन के अंदर भी लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन से हटके है। फॉर एग्जाम्पल आसान से लफ्जों में बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो मोटे आदमी हैं वो कितने अंडे खाते हैं। ऑप्शंस के अंदर लिखा होगा औरतें 2 अंडे खाती हैं, बच्चे 3 अंडे खाते हैं, और मोटे आदमी 5 अंडे खाते हैं, और बूढ़े आदमी 1 अंडा खाते हैं। पैराग्राफ के अंदर 2 चीज़ें मेंशन होंगी। एक जगह लिखा होगा कि औरतें जो है वो 3 अंडे खाती हैं, ऑप्शन के अंदर भी लिखा हुआ है औरतें 3 अंडे खाती हैं, और नीचे और कहीं जगह पे भी लिखा हुआ है कि जो मोटे आदमी है वो 4 अंडे खाते हैं। तो अब हमने देखना है कि हमारा ऑप्शन जो है वो फीमेल लिखा तो हुआ है पैराग्राफ के अंदर भी और ऑप्शन के अंदर भी, लेकिन क्वेश्चन में मोटे आदमी के बारे में पूछा गया तो हम इसलिए मोटे आदमी वाला जो होगा 5 अंडे उसको सिलेक्ट करेंगे। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। पेपर में इतना आसान नहीं होगा, पेपर में कोई डिफरेंट सेंस बना के उन्होंने लिखा होगा। तो डिस्ट्रैक्टर्स को बताने का तरीका ये था कि ऑप्शन के अंदर भी इन्फॉर्मेशन होगी, पैराग्राफ के अंदर भी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन क्वेश्चन उसके मुताबिक नहीं होगा। जो क्वेश्चन होगा हमने उस लिहाज से इन्फॉर्मेशन को पिक करना है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन के लिए बताया था कि जी 35 मिनट का एग्जाम होता है, तो 35 मिनट के एग्जाम को आपने डिवाइड कर लेना है। उसको आपने कैसे करना है कि आपने जब आधा पेपर कर लिया या 40% पेपर कर लिया तो आप आधा मिनट का गैप लें, स्ट्रेचिंग करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, सिप ऑफ वाटर लें, ताकि आप अपनी कंसंट्रेशन को दोबारा से बरकरार रखें। अगर आप कंसंट्रेशन नहीं होगी और कंटिन्यूस सवाल करते जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आप रॉन्ग आंसर पिक करते जाएंगे। आप डिस्ट्रक्टर्स की भी नहीं समझ आ रही होगी, पैराग्राफ स्ट्रक्चर की भी समझ नहीं आ रही होगी, और कीवर्ड्स भी शायद आपको सही तरह आप आइडेंटिफाई ना कर पाएं और आप गलत जवाब सेलेक्ट करते रहेंगे। रॉन्ग टेक्निक क्या है? रॉन्ग टेक्निक वही है कि आप कीवर्ड्स अगर हाईलाइट नहीं करते या आप पहले पैराग्राफ पढ़ते हो ऑप्शन बाद में पढ़ते हो तो उससे क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपने कीवर्ड्स क्वेश्चन में भी ऑप्शन में भी हाईलाइट करने हैं और उसको फर्दर जो है ना फिर आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर के लिए साथ पढ़ के इसको मैच करना है। फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं काज एंड इफेक्ट वाले। काज एंड इफेक्ट क्या होता है कि जो 2 चीज़ों का रिलेशनशिप बताया जाता है कि एक चीज़ हुई तो उसके बाद ये चीज़ भी हुई। फॉर एग्जाम्पल कि लिखा हुआ है कि ईटिंग फूड विदाउट एक्सरसाइज इज द कॉज, वेटिंग गेन इज द इफेक्ट। मतलब जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो उसके बाद क्या होता है, उनका वजन गेन हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ओबेसिटी, ठीक है, और नीचे ऑप्शन में लिखा होगा ईटिंग फूड हेल्थ। क्वेश्चन में नीचे ऑप्शन में लिखा होगा ईटिंग फूड लिखा होगा, एक्सरसाइज लिखा होगा और पुअर डाइट लिखा होगा। तो ठीक है, तो अब उसमें हम ऑप्शन क्या सिलेक्ट होगा, एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज ईटिंग फूड तो नॉर्मल बात है, लेकिन जो लोग विदाउट एक्सरसाइज लिखा है ना, जो एक्सरसाइज नहीं करते वो काज बनती है वेट गेन करने की, इसे कहते हैं काज एंड इफेक्ट। तो आपने क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना है कि कॉज क्या थी और उसके साथ इफेक्ट क्या बना, वही मोस्टली ऑप्शन में आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स के कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। एक वो होते हैं जो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा,
और कुछ होते हैं जो आपको ना उन्होंने क्लियरली स्टेटेड नहीं होते, आप खुद से अज्यूम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहूँगा कि जी बारिश हो रही है, तो उसके साथ क्या होगा, दो लोग हैं, एक कहेगा जी कि बारिश बाहर हो रही है तो बड़ा प्यारा मौसम है, खुशगवार मौसम हो जाएगा, दूसरा कहेगा नहीं जी बारिश हो रही है तो बाहर चीकड़ हो जाएगा, बाहर जो है ना वो रोड खराब हो जाएगी। ठीक है, अब हर किसी ने सिचुएशन एक है, इफेक्ट भी उससे हुए हैं, हर किसी ने अपना इफेक्ट अज्यूम किया है। तो जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं ना, जो अनस्टेटेड क्वेश्चन होते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर, वो ऐसे ही होते हैं कि राइटर्स ने कोई अपनी एटीट्यूड और अपना ओपिनियन दिया होता है और उससे दो किस्म के इफेक्ट्स निकल सकते हैं, लेकिन हमने पूरे पैराग्राफ में से कीवर्ड्स को देखना है कि वो जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है। जैसे मैंने बारिश का पॉजिटिव इफेक्ट ये बताया कि मौसम खुशगवार हो जाएगा, और बारिश का ये नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि रोड गंदे हो जाएंगे। अब ये चीज़ पैराग्राफ के अंदर जो बाकी पॉइंट्स होते हैं ना, जो राइटर अपना एटीट्यूड बयान करने के लिए यूज़ करता है, उससे हमने देखना होता है कि राइटर जो है इसका इफेक्ट पॉजिटिव में बता रहा है कि नेगेटिव में बता रहा है। ठीक हो गया, कॉजल इफेक्ट भी आपके लिए क्लियर होगा। और एक होता है सीक्वेंशियल इफेक्ट क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे पैराग्राफ के अंदर लिखा होगा, स्टार्ट यहाँ से हुआ होगा, ये एक आदमी है कि वो पानी कम पीता है, पानी कम पीने से क्या होता है वो डिहाइड्रेट हो जाता है, आगे जाके फिर एंड में लिखा होता है कि डिहाइड्रेट की वजह से उसकी किडनी डैमेज हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मेजर इफेक्ट ऑफ नॉट टेकिंग वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर डिहाइड्रेट भी लिखा होगा, किडनी डैमेज भी लिखा होगा, और एक दो ऑप्शन और भी लिखेंगे। तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, मेजर इफेक्ट कौन सा आता है, जब पानी ना पिया जाए तो उसके साथ मेजर इफेक्ट कौन सा होगा, मेजर इफेक्ट होगा किडनी डैमेज। तो वो एक स्टेप, दो स्टेप्स के बाद बारी आई, पहले किसी ने पानी नहीं पिया, उसके साथ क्या हुआ, वो डिहाइड्रेट हो गया, डिहाइड्रेट रहने की वजह से वक्त आने के बाद काफी देर बाद क्या हुआ, उसकी किडनी डैमेज हो गई। तो मेजर इफेक्ट क्या था, किडनी डैमेज। तो इस तरह आपने सीक्वेंशियल इफेक्ट्स को भी देखना है कि कौन सी चीज है जो वो 1 2 3 इफेक्ट्स के अंदर बताई गई है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया, उस लिहाज से आपने वो इफेक्ट उठाना होता है। ठीक है, कॉजल इफेक्ट भी आपको, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सॉरी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि वही कि अगर लाइटिंग हो रही है ट्री के ऊपर तो क्या सकता है कि ट्री को आग लग सकती है, अगर ऑडियंस चीयर कर रही है लोडली तो बैंड वाला के समझ रहा है कि शायद एक और सॉन्ग लगाना है, ये फैक्टर ऑडियंस जोर जोर से शोर करिए तो बैंड वालों ने एक और सॉन्ग लगा दिए। ये कॉज एंड इफेक्ट को समझने की बात है। ठीक, फिर मैंने बताया था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है कि जो इम्प्लिसिट होता है वो मीनिंग कुछ बता रहा होता है लेकिन इनडायरेक्टली बता रहा होता है, और एक्सप्लिसिट क्या होता है जो क्लियरली जो अपना मीनिंग बता रहा था कि उसकी बात करने की वजह क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इधर देख सकते हैं कि इधर इम्प्लिसिट का मतलब हमने ढूंढा से कि डैनी कहता है कि डैनी लाइक्स मैनी शर्ट्स बट टैन। अब बट टैन का मतलब है वाइट शर्ट्स। तो अब डैनी बहुत सारी शर्ट्स देखता है लेकिन जवाब में लिखा कि बट टैन। क्वेश्चन के तरीके का व्हाट इज द फेवरेट कलर ऑफ द डैनी, और नीचे ऑप्शन लिखे होंगे व्हाइट, ऑल कलर्स, ब्लू, येलो। तो हमने कौन सा पिक करना है, व्हाइट, क्योंकि जो उसने स्टेटमेंट बोली है ना कि उसको सारे कलर्स पसंद है बट टैन। अब उसने डायरेक्टली नहीं बोला कि उसको व्हाइट कलर पसंद है, उसने बट लगा के उस अपनी चीज को स्पेसिफाइड किया, हाईलाइट किया। इसलिए ऑप्शंस के अंदर जहां मॉडल वर्ब्स होंगे और उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है, मोस्टली उसी के अंदर जवाब होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट मीनिंग आ रही होती है इसके अंदर से, वो हमने निकालनी होती है। और एक्सप्लिसिट क्या होता है कि वो जो क्लियरली मेंशन हो रहा है तो समझ आ रही है कि वो कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे राइटर कहेगा कि आई एम फीलिंग सैड टुडे बिकॉज माई मदर हैज डाइड, तो वो राइटर अपना सीधा सीधा मतलब बता रहा है कि मैं सैड हूँ। तो क्यों सैड हूँ, क्योंकि मेरी मदर डैड होगी। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि वाई द राइटर वाज सैड, और नीचे ऑप्शन में लिखे होंगे 3-4 ऑप्शन, तो उसमें से वो क्लियर समझ आ रही है कि उसकी मदर की डेथ हुई इसलिए वो सैड है। तो वो एक्सप्लिसिट क्वेश्चन होते हैं। ओईटी के अंदर जो एक्सप्लिसिट क्वेश्चन है वो 2 से 3 ही आते हैं, और बाकी 3-4 आपके वो होते हैं लेक्सिकल क्वेश्चन। जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना 8 to 10 वो आते हैं इम्प्लिसिट मीनिंग वाले। तो आपने इसलिए प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि आप इम्प्लिसिट मीनिंग वाले क्वेश्चन जो है उनको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। और ये कुछ चीजें हैं कि आपने ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपने देखना है कि आप इन्फरिंग समझे टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट का ओवरऑल जिस्ट क्या है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है उससे, वो आपको पता होना चाहिए। एटीट्यूड और ओपिनियंस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, डिस्ट्रक्टर्स का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर ये कीवर्ड्स हाईलाइट करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें उसने लिखा इन द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डायबिटिक मेलिटस इज हाईलाइटेड, तो इसमें एस्पेक्ट्स और हाईलाइटेड ये मेन चीज है, इसको हमने समझना है कि कोई एस्पेक्ट हाईलाइट हुआ है वो हमने ढूंढना है। नीचे जैसे वन बेनिफिट और बायोसाइकोसोशल अप्रोच को हाईलाइट किया, तो हमने वो उससे क्वेश्चन को समझना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके अंदर ना क्लियरली उन्होंने बताया कि जैसे डिमांडिंग ट्रीटमेंट रिजीम लिखा है, तो इसका आपने मतलब ढूंढना है कि इसका पैराफ्रेजिंग मतलब क्या हो सकता है। डिमांडिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या सकता है कि डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, चैलेंजिंग ट्रीटमेंट, टेस्टिंग ट्रीटमेंट। जब इस तरह आप ऑप्शंस के मीनिंग को एज्यूम करते हैं
तो फिर जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाती है कि यार कौन सा ऑप्शन जो है इसके साथ मैच कर सकता है, क्योंकि आपने ऑटोमेटिक ऑलरेडी जो है ना उसकी पैराफ्रेजिंग माइंड में की होती है। ये मैंने हमने कल बताया था, कल डिस्कस किया था, और इसे वही 2 क्वेश्चन है, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप के अंदर, आप इसको देख लीजिए। और ये 2 क्वेश्चन हमने किए थे कल, तो इनके ऑप्शंस जो है ना वो मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा ऑप्शन था ना, इन द फाइनल पैराग्राफ व्हाट इज सेड अबाउट द टच सेंसिटिविटी इन रिलेशन टू प्रोस्थेटिक, इसका जवाब था कि प्रोस्थेटिक्स आर प्रेजेंटली एज फंक्शनेबल, इसका डी जवाब था, ठीक है, इसका डी जवाब था। और ये जवाब था इन पैराग्राफ 2 व्हाट डिफिकल्ट इज आइडेंटिफाइड इन द करंट यूज ऑफ प्रोसेसेस, इसका जवाब था ए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड प्रोहिबिट सर्टेन पेशेंट्स फ्रॉम लिविंग प्रोस्थेटिक। अच्छा, अब मैं लेट हो रहा हूँ, अदरवाइज मैं ना आपको Sir, ये both my questions are right. हाँ जी, बोथ आर राइट, Both my questions are right. Yes, sir. वेरी गुड Sir, वेरी गुड, question 16 में मैंने A ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था और उसमें D. वेरी गुड। चलिए आप ही बता दें कि आपने एक क्यों सिलेक्ट किया था, इसको जरा हाईलाइट कर दें ताकि सबके लिए समझ आ जाए। जी सर, मैं बता देती हूँ। इसमें हमारे पास उन्होंने 2 चीजें तो हमारे पास क्लियरली मेंशन है। एक तो जो थी वो ये थी कि पेशेंट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के साथ हैं हाँ जी, वो अलाउड नहीं होते प्रोस्थेटिक्स के लिए। तो जो Very good. हमारे पास 100% करेक्ट आंसर होता है वो उन्होंने मोस्ट फिटेड मांगा होता है, 100% करेक्ट आंसर नहीं मांगा होता। Very दूसरा good, जो था वो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स था। दे डू डिस्कस अबाउट द वैरायटी ऑफ मटेरियल बट दे डिड नॉट डिस्कस अबाउट द प्रोस्थेटिक प्रॉब्लम which like the variety of material will be problematic. ओके और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनको इसके बारे में, स्टम्प एरिया के बारे में केयर का नहीं पता होता। इसके बारे में उन्होंने बताया तो है कि केयर करनी चाहिए पेशेंट को, लेकिन ये नहीं बताया कि जो है वो उनके केयर के बारे में पता नहीं होता। मैंने इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था पहले शाबाश। और फिर और मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन बचा था और उसका मैच ये लिखा हुआ है कि इज सीवियरली लिमिटेड, ठीक है, कि इज सीवियरली लिमिटेड, यस सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबके टाइम का, होपफुली सबके लिए यूजफुल होगा। और जो ग्रुप मेंबर्स हैं अगर आपस में इन टच है तो जो चीज़ें एक दूसरे को नहीं पता होती वो डिस्कस जरूर किया करें ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। ओके जी, टेक केयर।